अध्याय 896। क्या आप नहीं जानते? बुलबुल। नाइटिंगेल कैसल का आगंतुक कक्ष। विक्टर सोफे पर बैठा था, उसकी गोद में ऑफिस, उसके दाहिनी ओर नीरो और बाईं ओर मैटिस था। तो आपका एक भाई भी है, विक्टर ने बातचीत शुरू की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें। व्लाद ने अपनी भौं उठाए, ऑफिस से अपना ध्यान हटाते हुए, जिसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जबकि विक्टर उसके सिर को सहला रहा था। उसने अपनी बेटी के बदले हुए रूप को भी आसानी से नजरअंदाज कर दिया। ऑफिस के साथ जो हुआ उसके बारे में उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं था क्योंकि विक्टर के अगले शब्दों ने व्लाद का पूरा ध्यान खींच लिया। राडू टेप्स, क्या ये नाम आपके लिए कोई मायने रखता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप ये नाम कैसे जानते हैं? निकोलस हॉसमैन ने दावा किया था कि वह वही आदमी है, इससे पहले कि मेरी सेना उसे पकड़ ले। उसने कहा कि वह बदला लेने के लिए वापस आएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। विक्टर के सवाल का जवाब देने के बजाय व्लाद सोच में पड़ गया। मैं समझ गया। अब सब कुछ समझ में आ गया है। विक्टर ने कई बार अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे व्लाद का ध्यान उसकी ओर गया। व्लाद, मेरे सवाल का जवाब दो। विक्टर की मांग भरी आवाज सुनकर व्लाद की रीढ़ में झुनझुनी हुई। हाँ, मैं उसे जानता हूं। वह असली व्लाद का बीमार भाई था। विक्टर ने ये शब्द सुनकर भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि व्लाद कोई कहानी सुनाने वाला है, इसलिए उसने कहा, जारी रखो। जैसा कि आपने एडोनिस को अवशोषित करते समय स्वयं अनुभव किया था, जब एक प्रोजेनिटर वैम्पायर किसी आत्मा को अवशोषित करता है और उसे उच्च मूल्य प्रदान करता है, तो आप अनिवार्य रूप से किसी अन्य अस्तित्व का उपभोग कर रहे होते हैं और उसे अपने अस्तित्व में जोड़ रहे होते हैं। इस वजह से यह एक खतरनाक तरीका है। विक्टर ने सिर हिलाया और सोचा, मूलतः ये क्षमता मेरी वर्तमान शिकार करने की क्षमता का एक दोषपूर्ण संस्करण है, जो मुझे किसी प्राणी को भस्म करने और स्वयं को प्रभावित किए बिना उसकी सभी विशेषताओं को ग्रहण करने की अनुमति देती है। इसलिए ये कहना कि वह मेरा भाई है, गलत नहीं है, लेकिन साथ ही, ये पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि मैं असली व्लाद टेप्स नहीं हूं, जिसे कभी इम्पेलर कहा जाता था। व्लाद ड्रैकुल टेप्स नाम अपनाने से पहले, उन्हें इतिहास में कई नामों से पुकारा गया था। और सिर्फ नाम ही नहीं, उन्होंने कई रूप भी धारण किए थे। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि वह बदला क्यों लेना चाहता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे बताओ। उफ, ये बहुत निजी बात है, तुम्हें मालूम है। मेरे चेहरे को देखो और देखो कि क्या मुझे परवाह है, विक्टर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जो कुछ तुम जानते हो, उसे बताओ। व्लाद ने विक्टर को निःशब्द दृष्टि से देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसने न कहने का फैसला किया और बस कहानी सुना दी। ये सब तब शुरू हुआ जब, इसे 20 शब्दों से कम में संक्षेपित करें। व्लाद चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। क्या क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारी कहानी सुनने का समय है? आज मुझे बहुत से काम करने हैं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे कथित छोटे भाई के बदले की संभावित वजह जानने आया हूँ, विक्टर ने भावशून्य भाव से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह तब हुआ जब मैंने मूल व्लाद को खा लिया। उसके भाई ने शायद वह दृश्य देखा होगा। जैसा कि विक्टर ने कहा था, व्लाद ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। मैं समझ गया। खैर, अब मैं समझ सकता हूँ, विक्टर ने सिर हिलाया। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि आगे क्या हुआ। छोटे भाई ने व्लाद से बदला लेने की कसम खाई, यहां तक कि वह वही बन गया जिसे मारने की उसने एक बार कसम खाई थी। एक क्षण रुको, वह एक महान पिशाच कैसे बन गया? क्या हम ही ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसा कर सकते हैं? और मैंने जो देखा, उसके अनुसार वह पिशाच दास नहीं है, विक्टर ने टिप्पणी की। खैर, हो सकता है कि मैंने उसे मूल व्लाद के अनुरोध पर पिशाच में बदल दिया हो या नहीं। आखिरकार जब वह मानव था तो वह बहुत कमजोर था। विक्टर ने व्लाद को अविश्वसनीय भाव से देखा। और जब यह आदमी पहली बार तुम्हारे सामने आया था, तो तुमने उसे पहचाना नहीं था। वह बहुत अलग थे, यहां तक कि उनकी उपस्थिति भी अलग थी, मैं उन्हें पहचान नहीं सका। विक्टर ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि वह जो कुछ भी सुन रहा था वह सब बकवास था। व्लाद इतना मूर्ख नहीं था कि ऐसी किसी बात को अनदेखा कर दे। वह बहुत ही व्यवस्थित व्यक्ति था, इसलिए कुछ तो जरूर था जो वह नहीं बता रहा था।
लेकिन व्लाद की भावनाओं को पढ़कर विक्टर को लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। कोई भी उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता था। नकारात्मकता के देवता के रूप में वह प्राणियों की भावनाओं को समझ सकता था, और उसके पास एफ्रोडाइट का प्रेम का आशीर्वाद होने के कारण वह भावनाओं को पढ़ने में एक विशेषज्ञ बन गया। शरीर की भाषा के लिए उसकी तेज नजर को जोड़ें, और ऐसा बहुत कम था जो विक्टर की इंद्रियों से बच सकता था। जब तक कि कोई अत्यंत अज्ञात विधि न हो जिसके बारे में वह न जानता हो, तब तक उसके साथ झूठ बोलना व्यवहारिक रूप से असंभव था और उसका बता पाने में असमर्थ होना भी असंभव था। तो तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा कथित भाई तुम्हारे पूर्वज रक्त के साथ प्रयोग कर रहा था और उसने तुम्हारे 2 क्लोन जैसा कुछ भी बना लिया था। विक्टर की बात सुनकर व्लाद का चेहरा गंभीर हो गया। तुम क्या बात कर रहे हो? हॉसमैन बंधु, जेसिका हॉसमैन के कथित बड़े भाई बहन आपके रक्त के साथ किए गए प्रयोग हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? विक्टर ने जब व्लाद की सचमुच चौंकने वाली प्रतिक्रिया सुनी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम्हें सच में इस बारे में पता नहीं था? व्लाद की भावनाहीन निगाहों से कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन विक्टर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसकी भावनाएं ही पर्याप्त थी। भाई, तुम अपनी विश्वसनीयता खो रहे हो, जो मुझे लगता था कि तुम्हारी है। तुम्हें ये कैसे पता नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे खून का इस्तेमाल किया जा रहा है? विक्टर ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। बिल्कुल नहीं, विक्टर। वैम्पायर के किसी भी पूर्वज में ये क्षमता नहीं है। व्लाद ने अपना सिर हिलाया। अगर उसका खून पास में होता तो वह कुछ ऐसा कर सकता था, लेकिन कई किलोमीटर दूर से। यह असंभव था। विक्टर ने उलझन भरी नजरों से व्लाद की ओर देखा। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम अभी भी मैं रूबी को दिए गए सारे रक्त को नियंत्रित कर सकता हूं, और वह रक्त सचमुच दूसरे आयाम में है। और यह एक ऐसी क्षमता है जो मेरे पास शुरू से ही है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम असामान्य हो, सचमुच। मुझे लगा कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। आखिरकार, रक्त नियंत्रण वैम्पायर्स के पूर्वजों के लिए एक बुनियादी कौशल है ना? हाँ, लेकिन उस नियंत्रण में दक्षता और इस नियंत्रण से जुड़ी प्रतिभा एक जनक से दूसरे जनक में भिन्न होती है। जीव अलग अलग होते हैं और उनमें ताकत और कमजोरियां होती हैं। यही बात प्रोजेनिटर पर भी लागू होती है। व्लाद की सबसे बड़ी खूबी उसके खून की क्षमता थी, कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। विक्टर अपने खून से क्या क्या कर सकता है, ये सुनकर वह सचमुच थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। मैं इन 5000 सालों से क्या कर रहा हूं? व्लाद ने थोड़ा उदास होकर सोचा। लेकिन उसने खुद को ये सोचकर सांत्वना देने की कोशिश की कि विक्टर असामान्य था, इसलिए उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जबकि व्लाद अवसादग्रस्त आत्मचिंतन की स्थिति में था, विक्टर अपनी इस क्षमता पर विचार कर रहा था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि यह क्षमता तब और मजबूत होने लगी जब मेरी पत्नी मिजुकी ने मुझे जुनकेत्सु दिया। विक्टर ने अपनी घड़ी देखी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही क्षण घड़ी तरल में बदल गई और उसके हाथ में ओडाची प्रकट हो गया। व्लाद की आंखें चौड़ी हो गईं, और वह अपनी तंद्रा से बाहर आ गया जब उसने विक्टर को ओडाची को बुलाते देखा। जुनकेत्सु को मूठ से पकड़ते हुए, उसने अपनी नियत तलवार पर केंद्रित कर दी, और अगले ही क्षण उसने जुनकेत्सु की आवाज सुनी। तलवार बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह अपने इरादे बता सकती थी, इसलिए जब विक्टर ने सवाल पूछा, तो जुनकेत्सु ने जवाब दिया। मैं समझ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका सिद्धांत सही था। अपने खून से ब्लेड बनाकर उसने किसी तरह अपने रक्त नियंत्रण को बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके खून में विलीन हो गई थी, जिससे वह दुनिया में कहीं भी अपने खून को महसूस कर सकता था, क्योंकि खून उसकी आत्मा के माध्यम से उससे जुड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि तुमने कुछ समझ लिया है, विक्टर। हाँ, मेरे पास है। जुनकेत्सु पुनः काले तरल पदार्थ में बदल गया और पुनः घड़ी बन गया। अब मैं आपके भाई के उद्देश्यों और जो कुछ हो रहा है उसे समझ गया हूं। इसलिए मेरा काम यहां समाप्त हो गया है। रुको, रुको। तुम यहां नहीं आ सकते। मुझे बताओ कि मेरे खून का प्रयोग प्रयोगों के लिए किया जा रहा है, और बस चले जाओ। हाँ, मैं बता सकता हूँ। इसके अलावा, ये तथ्य कि आपको नहीं पता था कि आपके खून का प्रयोग प्रयोगों के लिए किया जा रहा है, अविश्वसनीय है। आप पिशाचों के पूर्वज हैं, आपका खून सोने से भी अधिक मूल्यवान है। क्या आपने कभी इसके बारे में सतर्क रहने के बारे में नहीं सोचा?
विक्टर के शब्दों को सुनकर व्लाद चुप हो गया क्योंकि उसने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। विक्टर ने निराशा से अपना सिर हिलाया। इसी वजह से मैं अब ताकतवर तो हूं, लेकिन मैं बहुत घमंडी नहीं बनना चाहता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर मैं अपने खून को आजाद छोड़ दूं तो कितना विनाशकारी होगा? एक पूर्वज ड्रैगन का रक्त नकारात्मक ऊर्जा में नहाया हुआ। व्लाद की रीढ़ की हड्डी इस विचार से कांप उठी। अगर विक्टर का खून गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ड्रैगन्स का इतना शिकार क्यों किया जाता था, इसका एक कारण था, और वह कारण ये था कि ड्रैगन के मृत शरीर में कुछ भी बर्बाद नहीं होता था। विक्टर, ब्लड ड्रैगन्स का पूर्वज होने के नाते, ड्रैगन्स की एक जाति जो वैम्पायर और ड्रैगन प्रोजेनिटर्स का एक मिश्रण थी, और भी अधिक मूल्यवान थी। नए नॉवेल्स के लिए नो बी 3 पाउंड्स एनकॉम का भुगतान करें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो व्लाद। तुम्हारा खून बहुत कीमती है, और जैसा कि तुमने कहा, खून वह मुद्रा है जिसका हम पूर्वजों द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या गारंटी है कि अन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकते? मैं कई चुड़ैलों को जानता हूं जो किसी के खून का उपयोग विभिन्न कष्टदायक अभिशापों के लिए कर सकती हैं। हाँ, हमारी मजबूत आत्मा और श्रेष्ठ शरीर के कारण इनमें से अधिकांश श्राप हमें प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन यह एक आदर्श उदाहरण है कि हमें क्यों सतर्क रहना चाहिए। मैं आपकी सलाह को ध्यान में रखूंगा। अच्छा, अब मैं। इससे पहले मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? विक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और उसने ऑफिस को देखा और फिर व्लाद को उत्तर दिया, मैंने उसे एक दिव्य कलाकृति दी है जो उसे उसके भीतर मौजूद 1% योकय आत्मा तक पहुंचने की अनुमति देने में सक्षम है। व्लाद ने विक्टर की ओर अविश्वास भरी नजर से देखा। ये वैसी ही नजर थी जैसी कोई उस व्यक्ति को देता है जो कुछ बकवास कहता है, जैसे कि मैंने एक बच्चे को खेलने के लिए एक परमाणु बम दिया है। व्लाद की प्रतिक्रिया अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है, लेकिन यह समझा गया कि दैवीय कलाकृतियां उनकी क्षमता के आधार पर सामूहिक विनाश के हथियार के समान मूल्यवान मानी जा सकती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये सुरक्षित है? बेशक ऐसा ही है। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी को कोई खतरनाक चीज दूंगा? बूम। व्लाद ने नीरो की ओर देखा, जिसने गलती से अपने डीगल पर ट्रिगर खींच दिया था और उसकी छत में छेद हो गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ। हे। नीरो ने अपने पिता की बैठक में बाधा डालने के कारण शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। ये ट्रिगर बहुत संवेदनशील है। उसने ठंडे पसीने में सोचा। उसने अभी अभी बंदूक का निरीक्षण किया था और गलती से ट्रिगर दबा दिया, और गोली चल गई। अब वह भी डर गई थी। व्लाद की नजर नीरो के हथियार पर गई, और फिर उसने विक्टर को न्यायपूर्ण नजरों से देखा। शक्ति की वह किरण आसानी से उसके किसी कुलीन को नष्ट कर सकती थी। ये खतरनाक कैसे नहीं था? व्लाद की नजर को महसूस करते हुए विक्टर ने जवाब दिया, हमने इस बारे में बात नहीं की है। व्लाद को अभी बहुत सारी गालियां देनी थी, लेकिन एक ईमानदार और शाही व्यक्ति के रूप में उसने उन शब्दों को निगल लिया और कहा, बस चले जाओ। और यदि संभव हो तो कृपया मुझे मेरे खून से जुड़े प्रयोग के बारे में कुछ जानकारी दो। विक्टर ने सिर हिलाया और एक ओब उठाकर व्लाद की ओर फेंक दिया। व्लाद ने फेंकी हुई वस्तु को पकड़ा और गोले को देखा, फिर जब उसने विक्टर की ओर देखा, तो वह आदमी वहां नहीं था। वह ऐसे गायब हो गया था जैसे उसका अस्तित्व ही न हो। यहां तक कि नीरो द्वारा बनाया गया छेद भी ठीक हो गया था, और व्लाद को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लानत है राक्षस पर, व्लाद मन ही मन गुर्राया। अध्याय 897, हम ड्रैगन है। विक्टर के जाते ही व्लाद ने ओब लिया और अपने निजी कमरे की ओर चल पड़ा। जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां उसकी पत्नी भी नहीं पहुंच सकती थी, तो वह एक दीवार से होकर गुजरा जो एक बड़े कमरे में ले गई जिसमें कई कलाकृतियां थीं। यह एक ऐसा कमरा था जिसकी सुरक्षा अलेक्सियोस ने खुद की थी। यह एक ऐसा कमरा था जो सामान्य स्थान से बाहर था। यह भी कहा जा सकता है कि यह स्थान व्लाद के लिए एक व्यक्तिगत आयाम था। यह प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन यह विक्टर की आंतरिक दुनिया जितनी भव्य नहीं थी। हाथ में ओब लेकर कमरे में पहुंचने पर उसने 3 ताबूतों को देखा जिन पर नाम लिखे थे। विशेष रूप से उसने बीच वाले ताबूत को देखा जिस पर व्लाद ड्रैकुल टेप्स लिखा था। सोचना ही था कि चीजें इस तरह खत्म होंगी, मेरे पुराने दोस्त। व्लाद की आंखें उदास हो गईं जब उसे एक विशेष दृश्य याद आया। एक निराकार राक्षस ने उस व्यक्ति के हृदय में छुरा भोंक दिया, जबकि उसका छोटा भाई ये सब देख रहा था।
अपने देश को बचाने की आपकी इच्छा ने मुझे एक विश्वासघाती दुश्मन दे दिया। व्लाद ने हार मान ली, लेकिन फिर उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। लेकिन अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोगों के दुश्मन को खत्म किया जाना चाहिए, जैसा कि अतीत में हुआ है और जैसा कि भविष्य में होगा। व्लाद ने उस तलवार को देखा जो व्लाद द इम्पेलर द्वारा इस्तेमाल की गई थी, उसे पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में कसकर जकड़ लिया। ये भी मजबूत होने का समय है। अगर मैं विक्टर की असामान्यता की तरह मजबूत नहीं हो सकता, तो मेरे पास अन्य साधन है। व्लाद मुड़ा और बाहर की ओर चला गया। प्राचीन मिस्र का देवालय, जिसका स्वामित्व स्नो कबीले के पास था। जेसिका हॉसमैन ने अपने सामने सफेद बालों वाले लोगों की भीड़ को देखकर आह भरी। अपने जीवन के सभी वर्षों में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक परिवार का हिस्सा होगी। उसने कभी यह भी नहीं सोचा था कि उसकी लापता मां के पास इतना गहरा रहस्य है। धिक्कार है मेरे पिता पर। जब उसने अपने पिता के साथ बिताए आखिरी पलों के बारे में सोचा तो वह चिढ़कर बुदबुदाई। उस आदमी ने उस चरित्र से बिल्कुल अलग अभिनय किया था जिसकी वह आदी थी। उसने अपने गले में पड़े हार को छुआ, वह हार जिसमें फफनेर का हृदय था, जो हिम वंश का अवशेष था, जिसे भाग्य के किसी चमत्कार से, जब वह इस स्थान पर पहुंची थी, उससे छीना नहीं गया था। अच्छा, चलो सकारात्मक पक्ष को देखते हैं। कम से कम अब मुझे सूरज से डरने की जरूरत नहीं है। उसने व्यंग्यात्मक रूप से सोचा। वह इस पूरी स्थिति के सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। वह यहाँ थी, दुश्मन की मांद में फंसी हुई, यह नहीं जानती कि वे उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। इन विचारों के कारण उसकी कल्पना सक्रिय होने लगी। स्नो कबीले के मुख्य वंश की वंशज होने के नाते उसे स्नो कबीले के कई पुरुषों द्वारा प्रजनन स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर बात ऐसी आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, उसने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा। उसके मन में कई अन्य भयानक विचार आए कि कैसे उसका इस्तेमाल स्नो कबीले के लाभ के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एक तय विवाह या कुछ और। अरेंज मैरिज बुरी नहीं होगी। मैं अपने पार्टनर को मार सकती हूँ और उसकी विरासत ले सकती हूँ। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किस परिवार में शादी करूंगी। अगर यह फुलगर कबीले का हो तो क्या होगा? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो फुलगर कबीले में एक अकेला आदमी है जो मुख्य वंश का हिस्सा है। अगर वह वही है, तो मैं उस राक्षस को बताए बिना ऐसा नहीं कर पाऊंगी। जेसिका विक्टर के बारे में सोचते ही कांप उठी और उसने सोचा कि वह शक्ति और प्रभाव में कितना राक्षसी था। विक्टर के बारे में सोचते हुए वह थोड़ी चिढ़ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। विक्टर के बारे में नहीं, बल्कि अपने पूर्व प्रेमी जॉनी के बारे में। वे दोनों एक ही पीढ़ी से हैं, लेकिन इतना अंतर क्यों है? तस्क, अब मैं चिढ़ गई हूं। तुलना करना उसके स्वभाव में नहीं था, लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति में होने के कारण, जिसमें हमला होने के डर से उसकी नींद हराम हो गई थी, उसके विचार खतरनाक रास्तों पर भटक रहे थे। जॉनी को भूल जाओ, मेरे भाइयों का क्या? वे कमीने कहाँ हैं? मैंने उनसे कोई खबर नहीं सुनी है, और मुझे ये भी नहीं पता कि विक्टर की सेना ने उनका अपहरण किया है या मेरे पिता उनके साथ भाग गए हैं। उसने सोचा, क्योंकि चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। नए नॉवेल्स के लिए नो बी 3 पाउंड्स एनकॉम पर जाएं। एक बात जो जेसिका को अभी तक पता नहीं थी, वह ये थी कि स्नो क्लान ब्लडलाइन की सदस्य होने के कारण, वह स्नो क्लान ब्लडलाइन की आग के कारण होने वाले तीव्र मनोदशा परिवर्तनों से पीड़ित थी। ये सभी को ज्ञात था कि स्नो क्लान के मुख्य सदस्य बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे, और यदि उनकी भावनाओं को नियंत्रित न किया जाए, तो वे उनके आसपास की चीजों को प्रभावित करने लगती थी। उदाहरण के लिए, अब जब वह चिढ़ रही थी, तो उसके आसपास का माहौल गर्म होने लगा था। आमतौर पर यह कोई समस्या नहीं होती क्योंकि वह अभी भी कमजोर थी, लेकिन फफनेर का अवशेष उसकी अग्नि शक्ति को बढ़ा रहा था, जिससे उसके आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंच रहा था। जेसिका स्नो, आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। जेसिका को जब किसी ने आवाज लगाई तो वह थोड़ा कांप उठी और आवाज की ओर देखने लगी। जल्द ही उसने एक महिला को देखा जिसके लंबे बर्फ जैसे सफेद बाल और क्रिस्टल नीली आंखें थीं और उसने नौकरानी की पोशाक पहन रखी थी। यूकी। जेसिका का मूड सामान्य होने लगा जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे उसका चचेरा भाई कहा जा सकता था। चचेरा भाई, यह अवधारणा उसके लिए बहुत विदेशी थी, क्योंकि पहले उसके परिवार में केवल उसके पिता और भाई ही थे।
चारों ओर देखते हुए उसने पाया कि उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी के कारण सब कुछ पिघल गया था। वह झुंझलाहट में बड़बड़ाए और समस्या को ठीक करने के लिए अपने पिता की रक्तरेखा का इस्तेमाल किया, जिससे उसके हाथों से एक दूषित काला तरल निकल आया और दीवार और फर्श की ओर रेंगने लगा। जल्द ही पूरी जगह वापस सामान्य हो गई। यानी अगर आपने रंगों में अंतर को नजरअंदाज कर दिया जो जेसिका की शक्ति का काला और लकड़ी के रंग का फर्श था। यूकी ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह असहाय हो और बोली, इसे ऐसे ही रहने दो, कोई इसे जल्दी ही ठीक कर देगा। ओह, मुझे खेद है। जेसिका शर्म से लाल हो गई, उसने अपनी शक्ति वापस खींच ली और नष्ट हुआ परिवेश पुनः प्रकट हो गया। चिंता मत करो, ऐसा अक्सर होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका मतलब अक्सर क्या है? बिल्कुल वही जो मेरा मतलब था। स्नो कबीले अपने स्थिर स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कबीले नहीं हैं। मुख्य वंश के सभी लोगों में मनोविकृति या जुनूनी प्रवृत्तियां होती हैं, कभी कभी काफी विस्फोटक भी। नतीजतन संपत्ति का विनाश काफी आम है। जेसिका का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि इन शब्दों का उस पर भी असर हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मैं एग्नेस या वायलेट की तरह किसी मनोरोगी में नहीं बदल जाऊंगी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्नो कबीले में किसी के लिए ऐसा भाग्य अपरिहार्य था। इस कबीले की मुख्य पंक्ति की सभी महिलाओं में हमेशा किसी न किसी चीज के प्रति जुनून होता था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिशाच राजा व्लाद का प्रेमी स्नो कबीले से था। कबीले की महिलाएं काफी जोशीली थीं। मैं समझता हूँ। मुझे आशा है कि यह जुनून पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चला आ रहा है। इस जवाब पर यूकी ने सिर्फ व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और उस चुप्पी ने जेसिका को बहुत असहज कर दिया। यह संभव नहीं है ना? उसने पसीने से तर होकर सोचा। सौभाग्यवश वह इस बारे में अधिक नहीं सोच सकी, क्योंकि यूकी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वह और अधिक घबरा गई। चलो जेसिका, एग्नेस और वायलेट स्नो अपने निजी काम से लौट आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। यूकी ने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। जेसिका ने बहुत ही रोबोटिक तरीके से यूकी का पीछा करना शुरू कर दिया। उसे बहुत पसीना आ रहा था। इस असहज स्थिति का सामना करते हुए वह केवल यही सोच पा रही थी, पिताजी कमीने, मैं कसम खाता हूं कि जब मैं तुम्हें पाल लूंगा तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। जेसिका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्नो क्लान के साथ जो भी भाग्य उसका इंतजार कर रहा था, वह उस भाग्य से कहीं बेहतर होगा जो उसके पिता के साथ था। डॉट डॉट डॉट। स्नो कबीले के नेता और उत्तराधिकारी के लिए आरक्षित निजी आवास में प्रवेश करते ही जेसिका ने सबसे पहले 3 सफेद बालों वाली महिलाओं को देखा। हिल्डा स्नो, स्नो कबीले की प्रमुख सेविका, एग्नेस स्नो, स्नो कबीले की वर्तमान नेता, और वायलेट स्नो, स्नो कबीले की उत्तराधिकारिणी। जेसिका ने एग्नेस की लाल पोशाक और वायलेट की बैंगनी पोशाक को एक मूल्यांकन भरी नजर से देखा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कई अवशेषों के संपर्क में आ चुका था, वह अच्छी तरह से जानती थी कि वे पोशाकें सामान्य नहीं थीं। जेसिका ने सम्मान के एक महान भाव से झुककर कहा, जेसिका स्नो, स्नो कबीले की नेता, एग्नेस स्नो, और स्नो कबीले की उत्तराधिकारी, वायलेट स्नो से अपना परिचय देती है। टस्क टस्क, गलत, तुम अलुकार्ड का नाम भूल गई, मेरी प्यारी भतीजी, एग्नेस ने कहा। जेसिका को जब वायलेट और एग्नेस के नाम स्नो के बाद आने वाला नाम अलुकार्ड याद आया तो वह अंदर से चौंक गई। वह कामुक आदमी माँ और बेटी को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो गया। उसे माफ कर दो, माँ। आखिरकार वह अभी इस पूरी स्थिति की आदी नहीं हुई है। जेसिका कांप उठी जब उसने अपने पीछे वायलेट की आवाज सुनी। किसी बिल्ली की तरह जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो, वह आगे की ओर कूदी और फिर घूमकर वायलेट को सतर्कता से देखने लगी। स्नो कबीले के किसी व्यक्ति के लिए आपका शरीर बहुत विकसित नहीं है। आप बहुत छोटी भी हैं। वायलेट ने जेसिका को ऊपर से देखा जैसे कि वह उसका मूल्यांकन कर रही हो। उसके पोषण संबंधी पूरक के कारण वर्तमान वायलेट पुरानी वायलेट की तुलना में अधिक विकसित थी। वायलेट, याद रखो, तुम पहले भी ऐसी ही थी। डार्लिंग को पाने के बाद ही तुम्हें संपत्ति मिली। एग्नेस मुस्कुराए और उसने अपनी बाहें क्रॉस करके अपनी संपत्ति को उजागर किया। अपनी प्यारी बेटी के विपरीत उसकी सारी संपत्तियां प्राकृतिक थीं। विक्टर से मिलने से पहले ही वह इतनी बड़ी हो चुकी थी। वायलेट के सिर की नसें उभर आईं।
मैं बस ऐसी ही थी क्योंकि मैं अभी तक वयस्क अवस्था में नहीं पहुंची थी, किसी बूढ़े व्यक्ति के विपरीत। फुफु फुफु, क्या तुम्हें नहीं पता कि पुरुषों को बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद होती हैं? एग्नेस की रक्त लाल आंखें मनोरंजन से चमक उठी। वायलट ने बड़बड़ाते हुए विषय बदलने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह इस बहस में नहीं जीत पाएगी। तो मेरे प्यारे चचेरे भाई, मैंने सुना है कि आपके पास हमारे कबीले का एक खोया हुआ अवशेष है। जेसिका ने अनजाने में अपना हाथ छू लिया और रक्षात्मक हो गई। इतना रक्षात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, स्नो कबीले के अवशेष अपने मालिकों को चुनते हैं। ये तथ्य कि हार आपके पास है, यहाँ तक कि मेरे और मेरी माँ के यहाँ होने के बावजूद, इसका प्रमाण है। ओया, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम ये तथ्य भूल गई हो कि कबीले के नेता के रूप में मैं किसी भी समय हार वापस करने का आदेश दे सकता हूँ? कुछ इस तरह। एग्नेस ने अपनी उंगली चटकाई और जेसिका के गले में जो हार था वह आग में जलकर एग्नेस के हाथ में आ गया। जेसिका का पूरा शरीर तनाव में आ गया और वह लड़ने या भागने की स्थिति में आ गई। वह बेचैनी से हार को देखने लगी, अपनी माँ की एकमात्र याद को इस तरह खोना नहीं चाहती थी। भले ही वह मर जाए, लेकिन वह उसे वापस पा लेगी। यद्यपि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, फिर भी वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि यह सोचे कि यहाँ उपस्थित सभी शक्तिशाली महिलाओं के सामने उसका पलड़ा भारी है। वह ये भी जानती थी कि ये दोनों महिलाएं क्या खेल खेल रही थीं। वे ये दिखा रही थी कि जेसिका के पास यहाँ कोई शक्ति नहीं है, एक तथ्य जो जेसिका को शुरू से ही पता था। एग्नेस के हाथ में एक जलती हुई तलवार दिखाई दी और उसने ब्लेड को हार के करीब लाया। जब उसने हार और तलवार के बीच प्रतिध्वनि महसूस की तो एग्नेस की नजर बदल गई। मैं समझ गई, ये सही है। एग्नेस की आंखों में कुछ सेकंड के लिए एक उदासी भरी चमक दिखाई दी। वायलट का चेहरा भी खुशी से बदलकर गंभीर हो गया। पहले तो दोनों महिलाओं को संदेह था कि लड़की मुख्य वंश की प्रत्यक्ष वंशज है, लेकिन इस पुष्टि के बाद सब कुछ बदल गया। एग्नेस ने फिर अपनी उंगली चटकाई और हार उसके हाथों से गायब होकर जेसिका की गर्दन पर वापस आ गया। तुम जा सकती हो, जेसिका, एग्नेस बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, जेसिका पहले तो उलझन में थी, लेकिन उसने ज्यादा बहस नहीं की। इसके बजाय वह जितनी जल्दी हो सके कमरे से बाहर निकल गई। यूकी, हमेशा उस पर नजर रखना, वायलट ने आदेश दिया। हाँ, लेडी वायलट। यूकी ने सिर हिलाया और फिर कमरे से बाहर चला गया। जब यूकी चला गया तो हिल्डा ने एग्नेस और वायलट की ओर देखा। हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह परिवार है, इसलिए वह हमारे साथ रहेगी, एग्नेस ने जवाब दिया। भले ही वह दुश्मन है। हाँ, वह एक दुश्मन थी, लेकिन चीजों की बड़ी योजना में वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, और उसने व्लाद के भाई की योजनाओं में भी सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, वायलट ने कहा जब वह सोफे पर बैठी और अपने पैरों को पार्क किया। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह इतनी कीमती है कि उसे इतनी आसानी से फेंका नहीं जा सकता। वायलट की लाल आंखें बैंगनी हो गईं और हल्की चमक उठी। वह न केवल स्नो कबीले के वंश से है, बल्कि वैम्पायर किंग के वंश से भी है। वायलट ने अपनी जेब से लाल ओब निकाला और एक होलोग्राम प्रकट हुआ जिसमें विक्टर द्वारा दर्ज की गई जानकारी दिखाई दे रही थी। हाँ, विक्टर की व्लाद से मुलाकात के बारे में उसकी पत्नियों को पहले से ही पता था। यह अलाइन और रूबी द्वारा बनाया गया संचार का एक तरीका था, एक निजी नेटवर्क जिस तक केवल विक्टर और उसकी पत्नियों की ही पहुंच थी। भविष्य में निकोलस के वापस लौटने की संभावना को देखते हुए बंधक के रूप में भी वह बहुत मूल्यवान है। क्या आपको लगता है कि जिस आदमी ने अपनी बेटी को छोड़ दिया है, वह उसकी परवाह करेगा? हिल्डा ने पूछा। वायलट और एग्नेस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। बात यह है कि निकोलस एक बहुत ही जटिल व्यक्ति था। पहले तो ऐसा लगा कि उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब वह अपनी बेटी को सुरक्षा में भेज देता है, मानो अचानक उसे उसकी परवाह हो गई हो। वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अंत में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वायलट ने सोचना बंद कर दिया और उठ खड़ी हुई। एग्नेस और हिल्डा वायलट को देखते हैं। जेसिका को यहाँ भेजा गया है, इसलिए ये केवल समय की बात है कि वह डार्लिंग से मोहित हो जाए। क्या तुम जानती हो कि लोगों को किस चीज को छोड़ना सबसे मुश्किल लगता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सुरक्षा की भावना, एग्नेस बोली। हाँ, वायलट ने सिर हिलाया।
चलो जेसिका को एक स्वस्थ वातावरण दें, उसे विकसित होने दें, उसे दूसरों के साथ बातचीत करने दें और उसे डार्लिंग के साथ बातचीत करने दें। आखिरकार वह हमें धोखा देने के खिलाफ पक्षपाती हो जाएगी। आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि यह काम करेगा? हिल्डा को संदेह हुआ। मुझे अपने खून पर भरोसा है। हमारा खून? हिल्डा ने उलझन में पूछा। हाँ, स्नो कबीले का खून लोहे की तरह गाढ़ा है, लेकिन साथ ही हवा की तरह हल्का भी है, और ये विशेषताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, उन्हें दूर करना मुश्किल है, भले ही उसके भीतर कोई और मजबूत रक्तरेखा हो। वायलट के शब्द जटिल लग सकते हैं, लेकिन वे जटिल नहीं थे। वह जो कहना चाह रही थी वह ये था कि उसे स्नो कबीले की मुख्य विशेषताओं पर भरोसा था। यह सच था कि जेसिका किसी चीज से जुनूनी हो जाती थी, स्नो कबीले का यही हाल था। उन्हें बस इतना करना था कि उसे स्नो कबीले के भीतर किसी चीज से चिपका दिया जाए ताकि विश्वासघात असंभव हो जाए। फुफु फुफु, मेरी बेटी सीख रही है। यह अच्छी बात है। एग्नेस खुशी से मुस्कुराई, लेकिन फिर उसका मूड बदल गया, जैसे कि उसे किसी तरह का द्विध्रुवी विकार हो गया हो, और उसने कहा, खैर चलो वापस चलते हैं। आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है। उसकी आंखें जोश से भर गईं। अनजाने में उसने खुद को छुआ। बहुत समय हो गया था और वह अपने प्रियतम से पूरी तरह से भर जाने से चूक गई थी। जल्द ही वह इसे फिर से अनुभव करने में सक्षम होगी। वाकई आज एक बड़ा दिन है। वायलट ने बड़ी मुस्कान के साथ हिल्डा की ओर देखा। हिल्डा, तुम्हें और यूकी को दुष्स्वप्न के टॉवर में प्रवेश करना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं नहीं चाहता। भविष्य में हमारे दुश्मन सामान्य से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। मुख्य सेविका होने के नाते मजबूत होना आपका कर्तव्य है। हिल्डा ने बड़बड़ाया और फिर आह भरी, जैसे कि वह असहाय हो। मैं इस दर पर कभी रिटायर नहीं होऊंगी। वायलट की मुस्कान और अधिक धूर्त हो गई। मैंने कई बार कहा है, यदि आप सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो आपको मेरे पति से मिलना होगा, और मैं ऐसा नहीं करूंगी। हिल्डा ने वायलट की बात को जोर से रोका, जल्दी से मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। हम देखेंगे हिल्डा, हम देखेंगे। भविष्य लंबा है और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। वायलट ने शैतानी मुस्कान दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इस बात को लेकर इतने चिंतित क्यों हो? हमें सहयोगियों की जरूरत है। फुलगर कबीले को देखिए, मेन लाइन की सभी महिलाएं विक्टर से जुड़ी हुई हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। उफ, कृपया यह मत कहिए कि आप नताशा के लक्ष्य से सहमत हैं। वायलट ने एग्नेस को कोई जवाब नहीं दिया और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो माँ, हम ड्रैगन हैं। हम नियम बनाते हैं। एग्नेस को वायलट के ऐसा कहने के पीछे छिपे इरादे समझ में नहीं आए, लेकिन भविष्य में जब वह इस बातचीत को याद करेगी, तो वह समझ जाएगी कि वायलट किस बारे में बात कर रही थी, और उसे एहसास होगा कि वायलट भविष्य को सुनने की इस शक्ति के साथ एक बहुत ही परेशानी भरा अस्तित्व बन गई थी। अध्याय 898, बड़ा दिन। वायलट, हिल्डा और एग्नेस के साथ ड्रैगन नेस्ट में अपने निजी भवन में लौट आई। वायलट पत्नियों के कमरे की ओर चली गई और दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कई महिलाएं सो रही थीं। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। क्या वे अभी भी सो रहे हैं? रूबी, साशा और अलाइन पहले से ही जाग चुकी हैं। एग्नेस ने कहा, बाकी लोग सो रहे हैं। क्या आश्चर्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेलेना और कागुया, सभी लोग अभी भी सो रहे होंगे। उपर्युक्त महिलाएं अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध थीं, इसलिए एग्नेस के लिए यह आश्चर्यजनक बात थी। ऐसा लगता है कि परसों रात काफी थकाने वाली थी। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों होता है। मेरे पुनर्जनन के बाद भी मैं अभी भी थका हुआ महसूस करती हूँ। एग्नेस बोली। एफ्रोडाइट के अनुसार जब आप ड्रैगन भगवान के साथ लेटते हैं तो ये क्रिया बहुत अंतरंग होती है, जिसमें आत्मा भी शामिल होती है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर नहीं थकता, बल्कि हमारी आत्मा थकती है, और इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, वायलट ने कहा। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे भी ऐसा ही कुछ याद आ गया है। एग्नेस को स्पष्ट रूप से याद आया कि ऐसा ही कुछ हुआ था। हिल्डा ने अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकोड़ ली जब उसने देखा कि कागुया सभी लोगों में से अभी भी सो रही है। एक नौकरानी के रूप में उसे प्रशिक्षित करने वाले के रूप में हिल्डा ने इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया। आखिरकार नौकरानी को मास्टर से पहले जागना चाहिए।
लेकिन उसने कुछ न कहने का फैसला किया। आखिरकार कागुया भी विक्टर की पत्नी थी, इसलिए देर तक सोना उसका अधिकार था। वास्तव में अगर उसे यह पेशा पसंद नहीं था तो उसे नौकरानी के रूप में काम करने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे कि उसे आसन खतरे का बुरा एहसास हो रहा हो, कागुया ने अपनी आंखें खोली और थोड़ा घबराकर इधर उधर देखा, जब तक कि उसे हिल्डा का रूप दिखाई नहीं दिया। कागुया की आंखें चौड़ी हो गईं। हिल्डा। एक ही समय में नींद और आश्चर्य की स्थिति के कारण उसने अपना नाम बहुत ही अजीब तरीके से कहा। कागुया, सुप्रभात। हम, गुड मॉर्निंग, कागुया ने अनजाने में जवाब दिया, लेकिन जल्द ही उसका दिमाग फिर से पूरी ताकत से काम करने लगा और वह जल्दी से खड़ी हो गई। मेरा मतलब है, गुड मॉर्निंग। पहले अपना नंगापन ढक लो। हम, कागुया ने नीचे देखा और पाया कि वह कपड़े नहीं पहने थी। उसने जल्दी से अपनी छाया शक्ति का उपयोग किया और एक नौकरानी पोशाक बनाई। फिर उसने हिल्डा की ओर उलझन भरी नजर से देखा। हिल्डा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ नहीं आ सकता। नहीं, मेरा मतलब है, आप कर सकती हैं। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप विक्टर की पत्नी बन जाएंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैं कर सकती हूँ। अब हिल्डा के भ्रमित होने की बारी थी। लेकिन हम डार्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है, मुझे लगता है। कागुया ने कहा और चुपचाप बिस्तर से बाहर कूद गई ताकि कोई जाग न जाए। रुको, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम, कागुया ने असमंजस में हिल्डा की ओर देखा। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ये स्पष्ट नहीं है। ये कैसे स्पष्ट है? सही ढंग से समझाओ। उस समय कागुया को एहसास हुआ कि शायद हिल्डा को नहीं पता कि यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और यह एक पूर्ण कानून है। विक्टर की पत्नियों या अन्ना और हेस्टिया जैसे लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं आता। हिल्डा, यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, केवल विक्टर की पत्नियां ही यहाँ आ सकती हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि वह विक्टर का रिश्तेदार न हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता था। हिल्डा ने संकुचित दृष्टि से वायलेट को देखा। वायलेट ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और सीटी बजाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्नेस ने इस स्थिति पर अपना माथा पीट लिया। उसे इस पर सहमत नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने हस्तक्षेप करने की भी परवाह नहीं की। वायलेट के चेहरे पर साफ साफ अपराधबोध देखकर हिल्डा का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह वाकई गुस्से में थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ, गर्म। सिएना बुदबुदाई और अनजाने में उसने आसपास के वातावरण को ठंडा करने के लिए अपने शरीर से बर्फ छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसने जो बर्फ छोड़ी वह बहुत सरल और बहुत शक्तिशाली थी, और इससे कुछ लड़कियां जाग गईं। क्या हुआ? किसने एयर कंडीशनिंग को फुल ब्लास्ट पर चालू कर दिया? मिजुकी बिस्तर पर बैठ गई, और जब उसने देखा कि अपराधी सिएना थी, तो उसने अपने बगल में रखा तकिया उठाया और सिएना पर फेंक दिया। इसे रोक। तकिया सिएना के चेहरे पर लगा, लेकिन उसे जगाने की बजाय महिला ने उसे उठा लिया और सोने के लिए सहारा के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उसके शरीर से निकल रही शक्ति रुक गई। क्या समय हो रहा है? हारुना ने पूछा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मोर्गाना ने जम्हाई लेते हुए पूछा। यह मेरे लिए मायने रखता है, मुझे काम करना है, हारुना ने जवाब दिया। आपके लिए अच्छा है, मुझे खुशी है कि मेरे पास काम नहीं है। मोर्गाना ने अपने ड्रैगन विंग्स दिखाते हुए अपने पैर फैलाए और फिर सोने के लिए लेट गई। 2 सेकंड से भी कम समय बाद वह सो गई। यह तो बहुत जल्दी हो गया, मिजुकी ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, वह एक ड्रैगन है। हारुना ने अपने कंधे उचकाए और अपनी दुम हिलाते हुए आगे बढ़ी। फिर एक काली शक्ति ने उसके शरीर को ढक लिया, और जल्द ही वह सुनहरे विवरणों के साथ एक काले किमोनो में लिपटी हुई थी। डार्लिंग कहाँ है? उसने पूछा। कुछ मुद्दों को सुलझा रहा हूं और अपनी बेटियों के साथ समय बिता रहा हूं। वह जल्द ही समारोह के लिए वापस आएगा, वायलेट ने जवाब दिया। ओह, हारुना ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गई है। मुझे उत्सुकता है। क्या तुम सच में ड्रैगन नहीं बनना चाहती, हारुना? एग्नेस ने पूछा। हाँ, मेरे सभी पूर्वज 9 पूंछ वाले लोमड़ी थे, और मैं उसे खोना नहीं चाहती, हारुना ने समझाया। उसे अपने वंश पर इतना गर्व था कि वह किसी और में बदलना स्वीकार नहीं कर सकती थी। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसकी सारी तकनीकें उसके 9 पूंछ वाले लोमड़ी वंश पर आधारित थीं।
अगर वह अचानक बदल जाती तो उसे एकदम से एक अलग तरह की लड़ाई शैली बनानी पड़ती। मैं आपका गर्व समझती हूँ, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, वायलट बोली। हारुना ने वायलट की ओर भौहें उठाई और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि तुम सहमत हो या नहीं? हाँ, यह मायने रखता है, वायलट ने सख्ती से कहा। क्योंकि हम अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। भविष्य में हमारे दुश्मन उस आम भीड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होंगे जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह की बढ़त का स्वागत है। ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जहां आप युद्ध के मैदान में हैं, लेकिन आप रक्षाहीन हैं क्योंकि आपने मजबूत बनने के लिए हर अवसर का लाभ नहीं उठाया। तब क्या होगा? हारुना ने अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ी, लेकिन शत्रुतापूर्ण तरीके से नहीं। वह अच्छी तरह से कल्पना कर सकती थी कि वायलट किस स्थिति के बारे में बात कर रही थी। घमंड अच्छा है, लेकिन अपने घमंड के कारण अपने वास्तविक उद्देश्य से अंधा हो जाना मूर्खता है। मिजुकी को देखो, वह भी एक दिन ड्रैगन बन जाएगी, और उसे इंसान होने पर बहुत गर्व है। वायलट ने मिजुकी की ओर इशारा किया। मुझे इंसान होने पर गर्व नहीं है। मिजुकी ने अपनी आंखें घुमाई। मैंने सिर्फ इसलिए वैम्पायर बनना स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी खून पीने में नहीं बिताना चाहती थी, और जिन तकनीकों का मैंने अपनी पूरी जिंदगी प्रशिक्षण लिया था, अगर मैं वैम्पायर होती तो उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैं कमजोर हो जाती। लेकिन ड्रैगन बनने के मामले में ऐसा नहीं है। जबकि मनुष्य के शरीर कुल मिलाकर कमजोर थे, ड्रैगन शक्तिशाली शरीर और ऊर्जा को नियंत्रित करने की बहुत उच्च प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। साथ ही जब तक वे अनुकूलित होते रहे, तब तक वे सभी प्रकार की ऊर्जा में पूरी तरह से निपुण थे। विक्टर की प्रजाति के साथ ये सुविधाएं और भी बढ़ जाती हैं, जो कि नोबल वैम्पायर और ड्रैगन का पूर्ण मिश्रण है। V is it N0 VL/B opening parenthesis I closing parenthesis opening parenthesis N closing parenthesis dot को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए। मिजुकी ऐसी किसी बात को नकारने वाली मूर्ख होगी। हालांकि उसके मालिक ने उस फैसले को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। सौभाग्य से मिजुकी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे अपने फैसले खुद लेने का तरीका पता था। उसके दिमाग में कई मृत बच्चों के इर्द गिर्द एक बच्चे मिजुकी की छवि उभरी, और इसने उसके चेहरे पर उदासी ला दी। कभी कभी इंसान महान पिशाचों और राक्षसों से भी बदतर होते हैं। मिजुकी के हाव भाव देखकर हारुना, कागुया, हिल्डा, एग्नेस और वायलट चुप हो गए। मिजुकी, तुम्हें पता है कि तुम इस मामले में हमेशा हम पर भरोसा कर सकते हो, है ना? मिजुकी ने वायलट की तरफ देखा, और जब उसने देखा कि वो नियॉन वायलट आंखें उसे घूर रही हैं, तो उसे लगा कि वो पूरी तरह से नंगी है। ऐसा नहीं है कि वो अभी नंगी नहीं थी, लेकिन वो अपनी भावनाओं के बारे में बात कर रही थी। विक्टर को देखते हुए उसे भी यही एहसास हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वायलट उसे पूरी तरह से देख सकती है। मुझे पता है। यह अच्छी बात है कि आपने ऐसा किया। वायलट ने हल्की मुस्कान दी। मिजुकी ने सिर हिलाया, बिस्तर से उठी और बड़े दरवाजे की ओर कूद पड़ी। मैं नहाने जाऊंगी। समारोह शुरू होने पर मुझे बता देना। ठीक है, वायलट बोली। जब एग्नेस ने वायलट का व्यवहार देखा, विशेषकर उसकी शक्ति का प्रयोग करने के इन संकेतों को, तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। वायलट, तुम अभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर रही हो, है ना? बिल्कुल नहीं, माँ, वायलट ने उसी तटस्थ मुस्कान के साथ जवाब दिया। इन शब्दों ने एग्नेस को और भी असहज कर दिया। ज्यादातर स्थितियों में वह सामान्य रूप से देख पाती कि वायलट झूठ बोल रही है या नहीं। लेकिन उस घटना के बाद जब उसने भविष्य में झांका, वायलट ज्यादा परिपक्व हो गई थी, सक्षम महारानी की तरह। वह नहीं जानती थी कि वह जो अनुभूति महसूस कर रही थी, उसे सही ढंग से कैसे लेबल किया जाए। जब एडोनिस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, तो उसकी आंखें हल्की चमक उठी। विक्टर और वायलट के साथ भी ऐसा ही हुआ। समस्या यह है कि जब से वह वापस लौटी है, उसकी आंखें हमेशा के लिए उसी चमकीली वायलट में बदल गई हैं। ऐसा लगता है कि वह लगातार अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। एग्नेस ने सोचा। तो फिर तुम्हारी आंखों का रंग ऐसा क्यों है? क्या वे तब गहरे लाल रंग में नहीं बदल गईं जब विक्टर ने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए अनुष्ठान किया था? वायलट ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं लगातार इस शक्ति का प्रशिक्षण कर रही हूँ।
तो तुम इसका इस्तेमाल कर रही हो? एग्नेस ने गुर्राते हुए कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, जवान औरत। गलत, माँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपने पूछा कि क्या मैं इस शक्ति का उपयोग अभी कर रही हूँ, और मैंने कहा नहीं, जो तकनीकी रूप से झूठ नहीं है। वायलट ने चालाकी से मुस्कुराया। तस्क, एग्नेस ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। वायलट ने फिर से हंसी। वह अपने भविष्य के स्वयं के प्रति बहुत आभारी थी कि उसने उसे लाभ दिया। फिर उसने कमरे में चारों ओर सो रही लड़कियों को एक दबंग अंदाज में देखा और फिर अपने दोनों हाथ खोले, उन्हें अपनी बगल में लाया और तेजी से ताली बजाने की मुद्रा में उन्हें एक साथ लाया। कमरे में चारों ओर एक तीव्र गूंज गूंज उठी, जो कान फाड़ देने वाली आवाज के रूप में फूट पड़ी। क्या? मेरे कान, मेरे कान! यह क्या बकवास था? लड़कियां चारों ओर चिल्ला उठी। लड़कियों, अब जागने का समय हो गया है। तुम इस बड़े कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहोगी, है ना? वायलट ने कहा। अध्याय 899, बड़ा दिन। 2। वायलट ने फिर से हंसी। वह अपने भविष्य के स्वयं के प्रति बहुत आभारी थी कि उसने उसे लाभ दिया। फिर उसने कमरे में चारों ओर सो रही लड़कियों को एक दबंग अंदाज में देखा और फिर अपने दोनों हाथ खोले, उन्हें अपनी बगल में लाया और तेजी से ताली बजाने की मुद्रा में उन्हें एक साथ लाया। कमरे में चारों ओर एक तीव्र गूंज गूंज उठी, जो कान फाड़ देने वाली आवाज के रूप में फूट पड़ी। क्या? मेरे कान, मेरे कान! यह क्या बकवास था? लड़कियां चारों ओर चिल्ला उठी। लड़कियों, अब जागने का समय हो गया है। तुम इस बड़े कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहोगी, है ना? वायलट ने कहा। वायलट, तो ये तुम्हारा काम था। तुमने ऐसा क्यों किया? नताशा गुर्राए। बेशक, तुम्हें जगाने के लिए। वायलट मुस्कुराए। अब जाकर नहा लो। तुम लोगों से सेक्स जैसी गंध आती है। और अपने नग्न शरीर को ढकने के लिए अपने कपड़े मत भूलना। तुम ड्रैगन ऑफ कैस की महिलाएं हो, तुम्हें पता है। तुम खुद को इतना आलसी कैसे होने दे सकती हो? बहुत सारी चिढ़ भरी बड़बड़ाहट सुनाई दी, लेकिन लड़कियों के पास वायलट की बातों का खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था, खासकर तब जब विक्टर उन्हें यह बताने के लिए आसपास नहीं था कि चूंकि वह नहीं उठा, इसलिए उन्हें जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। कागुया, लड़कियों का ख्याल रखना और सुनिश्चित करना कि वे सुंदर दिखें, वायलट ने कहा और वह मुड़ी और जाने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, लेडी वायलट, कागुया ने उत्तर दिया। माँ, हिल्डा, मेरे साथ, हमारे नए एलियन एली से मिलने चले। वायलट मन ही मन हंसी, जैसे उसने कोई चुटकुला सुना हो, जिसका संदर्भ केवल वही जानती हो। तुम क्यों हंस रही हो, मेरी बेटी? आप नहीं समझेंगे, माँ। आप नहीं समझेंगे। वायलट ने धूर्तता से मुस्कुराकर कहा। एग्नेस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, फिर कागुया की ओर देखा और अपने हाथ से इशारा किया, उस पर नजर रखना। कागुया ने एग्नेस के इशारे को समझते हुए सिर हिलाया और फिर उसकी छाया से एक गोला ले लिया। लेडी कागुया, एक महिला की आवाज सुनाई दी। वायलट पर नजर रखें और वह जो कुछ भी कर रही है उसकी रिपोर्ट करें। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। क्या ये बुद्धिमानी है? हाँ, कागुया ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वायलट के प्रति उसके कोई बुरे इरादे थे, वह बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि ये परिवर्तन बाहरी प्राणियों के प्रभाव नहीं थे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसलिए वह सतर्कता बनाए रखेगी। हालांकि ऐसी चिंता जरूरी नहीं है। आखिरकार डार्लिंग अपनी निगरानी में ऐसी कोई घटना नहीं होने देगा, और वह निश्चित रूप से जानता है कि वायलट के साथ क्या हुआ। हालांकि उसने किसी कारण से हमें नहीं बताने का फैसला किया है, कागुया ने सोचा। वह विक्टर और वायलट के बीच के रिश्ते को अच्छी तरह समझती थी। दोनों के बीच कोई रहस्य नहीं था। वायलट ने निश्चित रूप से विक्टर को भविष्य के दर्शन के बारे में बताया था, और इस वजह से उसने कुछ नहीं किया। डॉट डॉट डॉट। वायलट को जब लगा कि छायाएं उसे देख रही हैं तो वह हल्की सी मुस्कुराई। जैसा कि उम्मीद थी, वे अपनी भलाई के लिए बहुत चालाक है। मेरा भविष्य का स्व सही था। सौभाग्य से मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार डार्लिंग पहले से ही सब कुछ जानता है। वायलट ने सोचा। रूबी की प्रयोगशाला में पहुंचकर वायलट, हिल्डा और एग्नेस के साथ अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद अलाइन और रूबी के साथ 3 मीटर लंबी महिला की झलक दिखाई दी। अलाइन और रूबी ने शोधकर्ता की वर्दी पहन रखी थी और वे अपने सामने एक विशाल होलोग्राम को देख रहे थे।
अगर हम इस तकनीक को लागू कर लें, तो हम अपने संचार को कम से कम 100 साल आगे ले जा सकते हैं, और आयामों के बीच संचार करना भी आसान हो जाएगा, रूबी ने आश्चर्य से कहा। हालांकि आकाशगंगाओं के बीच संचार संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, हम केवल उन आयामों के बीच संचार कर सकते हैं जो उसी क्षेत्र में है। आप पृथ्वी से नाइटिंगेल के साथ संचार नहीं कर पाएंगे, विलेनोरा ने समझाया। लेकिन हमने पहले ही विच टेक्नोलॉजी के साथ यह हासिल कर लिया है, तो क्या हम उस तकनीक को इस प्रणाली में एकीकृत कर सकते हैं? एलिना ने पूछा। हाँ, ये संभव है, विलेनोरा ने सिर हिलाया। इसलिए आकाशगंगाओं के बीच संचार संभव होगा, रूबी ने कहा। यह क्षेत्र अजीब है। कुछ क्षेत्रों में आप अत्यंत अविकसित हैं, और अन्य में ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो केवल उच्चतम स्तर के क्षेत्रों में ही मौजूद हैं, विलेनोरा ने सोचा। रूबी ने टिप्पणी की, आपके लिए यह अजीब है, लेकिन हमारे लिए यह सामान्य है। मुझे पता है, विलेनोरा ने सिर हिलाया। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने तकनीक के साथ संवाद किया, और होलोग्राम हिलने लगा। और जैसे कि यह एक पहेली थी, मॉडल बनना शुरू हो गया, जो जल्द ही छोटे कंगन बन गए। वह शक्ति काफी ईर्ष्यापूर्ण है, अलाइन ने टिप्पणी की। वास्तव में, रूबी ने सहमति जताई। अपने हाथ की एक लहर से वेलेनोरा ने संपूर्ण वस्तु निर्माण प्रक्रिया को छोड़ दिया और पूरी तरह से सिद्धांतों पर आधारित कुछ बना दिया। ब्रेसलेट क्यों? रूबी ने परियोजना का विश्लेषण करने के बाद पूछा। यह अधिक सुविधाजनक है, लेकिन यह अन्य मॉडलों में भी किया जा सकता है, जैसे कि झुमके, हार आदि। इतनी जटिल चीज की संरचना इतनी छोटी चीज में कैसे समा सकती है? अलाइन पूरी तरह से उलझन में थी। टेक्नोमेंसी, विलेनोरा ने उत्तर दिया। चलो इसे जादुई बकवास के रूप में देखते हैं। अलाइन ने अपनी आंखें घुमाई। समझाओ, रूबी बोली। उद्धरण चिन्ह ... संक्षेप में, मेरी शक्ति किसी प्रौद्योगिकी में कई प्रक्रियाओं को समाप्त कर सकती है और प्रतिस्थापित कर सकती है, जिससे वह वस्तु अत्यंत कॉम्पैक्ट बन जाती है। कुछ ऐसा ही आइटम को फिर से अलग किया गया, और लड़कियों ने देखा कि संचारक के बड़े हिस्से गायब हो गए और उनकी जगह शुद्ध ऊर्जा ने ले ली। फिर आइटम को एक बाली के रूप में कॉम्पैक्ट रूप से फिर से जोड़ा गया। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूं, आप इस तरह से पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देते हैं। सही, लेकिन यह मेरी शक्ति का उपयोग करने का एक शौकिया तरीका है। मैं आमतौर पर इसका उपयोग इसी तरह करता हूं। विलेनोरा ने आइटम को फिर से अलग करना शुरू किया, इससे पहले कि कुछ सुनहरे अवशेषों के साथ एक नियॉन ब्लू पावर आइटम की ओर बढ़े, और उसके हाथ की एक लहर के साथ आइटम पहले की तरह ही तेजी से संकुचित हो गया। उद्धरण चिन्ह ... वह दिव्यता थी। मेरी दिव्यता में फौज देवताओं के साथ समानताएं हैं, लेकिन उनके विपरीत, मैं धातुओं से नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी से संबंधित हूं। उसके शब्दों का मतलब था कि जिस तरह फौज देवता किसी वस्तु को बनाने की पूरी प्रक्रिया को छोड़ सकते थे, उसी तरह वह भी अपनी दिव्यता के साथ ऐसा कर सकती थी। ये दिलचस्प है, अलाइन ने कहा। उसका दिमाग पहले से ही इसके उपयोग की कई संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। हम इसका उपयोग अधिक परिष्कृत उपकरण बनाने के लिए कर सकते हैं। हेफेस्ट आधार बनाता है, और आप बाकी काम पूरा कर देते हैं। रूबी ने बिल्कुल वही कहा जो अलाइन ने सोचा था। विलेनोरा ने सिर हिलाया। उसने अपने सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही किया, हालांकि इस सेक्टर में फौज गॉड उसके सेक्टर के गॉड से ज्यादा सक्षम लग रहा था। यह अविश्वसनीय है। इससे बहुत सी चीजों के लिए संभावनाएं खुलती हैं। हमारी तकनीक बाकी गुटों से 100 नहीं, 500 साल आगे होगी, अलाइन ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। विलेनोरा ने हमें जो डिजाइन दिए हैं, उनमें से ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। 500 साल से ज्यादा उन्नत होना तो बस एक छोटी सी संख्या है। हमारी तकनीक प्रतिस्पर्धा से इतनी आगे होगी कि दूसरे गुटों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज हमें बर्बर लगेगी, रूबी ने उत्साह से कहा। जब दोनों वैज्ञानिक भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचते हुए न्यूरोलॉजिकल ऑर्गेज्म का अनुभव कर रहे थे, एक आवाज ने लड़कियों का ध्यान खींचा। यह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या तुम कुछ भूल रही हो लड़कियों? उद्धरण चिन्ह ... क्या? रूबी और अलाइन ने वायलेट की ओर देखा। आज बड़ा दिन है ना? डार्लिंग की सभी मालकिनों और पत्नियों को ड्रैगन में बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... ओह रुको, मैं भी, अलाइन ने उलझन में पूछा।
उसने सोचा कि वह ड्रैगन में नहीं बदलेगी क्योंकि वह सिर्फ एक प्रेमिका थी। हाँ, विक्टर तुम्हें जालद्राक की तरह राक्षसी ड्रैगन में बदल देगा, वायलट ने कहा, अलाइन के संदेह को नजरअंदाज करते हुए और हाथ में मौजूद मामले पर ध्यान केंद्रित किया। क्या वह अब ऐसा कर सकता है? रूबी ने अविश्वास से पूछा। बेशक, वह ऐसा कर सकता है। वह शुरुआत का देवता है और एक पूर्वज है, जिसके पास नकारात्मकता की शक्तियों और एक पिशाच पूर्वज के रूप में अपनी खुद की शक्तियों के माध्यम से आत्मा तक पूरी पहुंच है। इसके साथ, वह अपनी मुख्य जाति की उपजातियों को काफी आसानी से बना सकता है। विलेनोरा ने उत्तर दिया। केवल इतना ही नहीं, सृष्टि पर अपनी नई अर्जित शक्ति के साथ, यदि वह अपनी दक्षता को पर्याप्त स्तर तक प्रशिक्षित करता है, तो वह पूरी तरह से नई जातियों का निर्माण भी कर सकता है जिनका उसकी मुख्य जाति से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए, उच्च स्तर के क्षेत्रों की जातियां। विलेनोरा को यह महत्वपूर्ण विवरण समझ में आने पर वह दंग रह गई। वह उन योद्धा जातियों का निर्माण कर सकता है। इससे हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, विलेनोरा ने मन ही मन कहा। उसने जल्दी से अपने सामने एक स्क्रीन खोली और अपने सेक्टर में सृजन देवताओं के बारे में रिकॉर्ड खोजना शुरू कर दिया। एक प्राचीन महारानी के रूप में, उसके पास इन देवताओं द्वारा लिखे गए खाते, वीडियो और रिपोर्ट थे, जो बताते थे कि उनकी दिव्यता में सुधार करना कैसा था। मुझे मिल गया। जब उसे वह मिल गया जिसे वह ढूंढ रही थी तो वह तुरंत काम पर लग गई। इस सारी जानकारी को एक बड़े फोल्डर में संकलित करें। मुझे विक्टर अलुकार्ड से संबंधित सभी देवताओं के रिकॉर्ड चाहिए। रोज जानकारी संकलित कर रहा हूं। प्रतीक्षा समय 60 सेकंड। इतनी देर? विलेनोरा ने अविश्वास में पूछा। उसके जैसी अति उन्नत तकनीक वाले व्यक्ति के लिए 60 सेकंड बहुत लंबा समय था, जो ये दर्शाता है कि उसने अपने सूट में कितना डेटा संग्रहित किया था। विलेनोरा, तुम क्या कर रही हो? एलिना ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस यह एहसास हुआ कि सदमे के कारण मैंने इस स्थिति के बारे में गहराई से नहीं सोचा। लेकिन मैं पहले से ही इसे ठीक कर रहा हूं। वायलट ने फिर से ताली बजाई, इस बार उसकी वही प्रतिध्वनि पूरे कमरे में गूंज उठी। उफ, मेरे कान, अलाइन ने बड़बड़ाते हुए कहा। वायलट, यह क्या है? पहले महत्वपूर्ण मीटिंग, फिर काम, वायलट ने गंभीरता से कहा। आप तैयार हो जाओ। तुम लोग डार्लिंग को इंतजार नहीं करवाना चाहते हो, है ना? वह अंत में मुस्कुराई। ये शब्द रूबी और अलाइन को स्नान करने के लिए बाथरूम की ओर भागने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थे। उफ, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती कि तुम ऐसा कब करने वाली हो? एग्नेस ने अपने कान रगड़ते हुए कहा। अगर मैं तुम्हें चेतावनी दूंगी तो इसकी अपील खत्म हो जाएगी, वायलट ने कहा। हिल्डा ने अपनी आंखें घुमाई। विलेनोरा, तुम भी जाओगी? वायलट बोली। अरे, मैं भी? विलेनोरा ने उलझन में पूछा। जाहिर है, वायलट मुस्कुराए। हिल्डा उस चेहरे को पहचानती थी। ये वही चेहरा था जो वायलट ने बनाया था जब वह उसे पत्नियों के प्रतिबंधित क्षेत्र में लेकर आई थी। एक बड़ी और अधिक अनुभवी महिला के रूप में, वह फिर से उस चाल में नहीं फंसी। दुर्भाग्यवश वेलेनोरा वायलट की इन बारीकियों से अनभिज्ञ थी, उसका ध्यान मुख्यतः उसकी तैरती हुई स्क्रीन पर था। इसलिए, उसने सिर्फ सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह जाएगी। अच्छा, वायलट मुस्कुराए। अल्पविराम, वारफॉल, एड्रेस्टेला कबीले का क्षेत्र। विक्टर ने एड्रेस्टेला कबीले के क्षेत्र को देखा जो प्राचीन मिस्र के देवालय के आयाम की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में था। ये जगह पूरी तरह से तबाह हो गई है। पहाड़ कहाँ चले गए? नीरो ने उत्सुकता से पूछा। पहाड़ एलेनोर के पूर्वजों द्वारा बनाए गए अंतिम बचाव का एक रूप थे। जाहिर है, एड्रेस्टेला कबीले के मुख्य वंश से किसी के आदेश पर, विशेष रूप से कबीले के वर्तमान नेता, पहाड़ विशाल गोलेम बन सकते थे। देखो, वहां उन पत्थरों को देखो। वे गोलेम थे। विक्टर ने दूरी पर चट्टानों की ओर इशारा किया जिन पर मानव शरीर थे। नीरो ने सीटी बजाई। ये बहुत बढ़िया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे पास भी ऐसा कुछ है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमारे पास कुछ ऐसा है जो मैंने बनाया है, लेकिन इसे अंतिम रक्षा नहीं कहा जा सकता। ये दिलचस्प है, मुझे लगता है कि मैं अपने ग्रह के ज्वालामुखियों के साथ कुछ कर सकता हूं। विक्टर के ग्रह का केंद्र ड्रैगन फायर से भरा हुआ था, एक ऐसी अग्नि जिसके विनाशकारी गुण विनाश के देवता से भी अधिक थे। स्टार वार्स के डेथ स्टार जैसा कुछ। विक्टर ने सोचा कि उसे ग्रह की ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में कोई चिंता नहीं है।
आखिरकार जब तक वह ग्रह पर रहेगा और उसे भोजन देगा तब तक वह ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाएगी। मैं अपनी दुनिया के सूर्य का भी उपयोग कर सकता हूँ, सब कुछ नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली विस्फोट जैसा कुछ। विक्टर के सभी विचार बड़े पैमाने पर विस्फोटों की ओर उन्मुख थे। सौभाग्य से ऑफिस पास ही था और उसने कहा, ये गोलेम बेकार है। कुछ प्यारा और छोटा अच्छा रहेगा। इन शब्दों ने विक्टर को सूर्य को परमाणु बम के रूप में उपयोग करने के बारे में सोचने से रोक दिया तथा उसे कुछ छोटे तथा अधिक कुशल बम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ऐसा जो अत्यधिक कुशल छोटा गोलेम हो जो स्काउट के रूप में काम करेगा। ये संभव है। मैं इस पर विस्तार कर सकता हूं और विभिन्न भागों को अनुकूलित कर सकता हूं। चलो स्काईनेट बनाते हैं। चलो। विक्टर इस विचार पर हंसा। कुशल रोबोट और ड्रैगन की उपप्रजातियां। उसे अपनी सोच पसंद आई। अचानक उसका मन वाल्किरीज और फिर नॉर्सपैथियन और हेलेहेम की ओर चला गया। सोचने पर मुझे अभी भी नॉर्डिक नर्क जाना है। हो मुझे आश्चर्य है कि हेला कैसी दिखती है। विक्टर ने हेला कैसी दिखती है ये जानने के लिए अन्य प्राणियों की अपनी यादों का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। वह इसे एक आश्चर्य के रूप में रखना चाहता था। विक्टर, हम यहाँ हैं, मैटिस बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह। विक्टर अपने विचारों से जागा और एलेनोर की हवेली के प्रवेश द्वार की ओर देखा। क्या हम अब भी वहां हैं? हाँ, मैटिस ने उत्तर दिया। मम्मा, यह अच्छी बात है। विक्टर ने सिर हिलाया। कितने समय से मेरे विचार इस तरह भटक रहे हैं? उसने खुद से पूछा। चूंकि उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, इसलिए उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया और अपने मन को शांत रखा। हम अपनी बेटियों के साथ यह सैर मुझे भी अच्छा लग रहा है। विक्टर ने सोचा जब वह एड्रेस्टेला कबीले की हवेली में दाखिल हुआ और उसने वाल्किरीज को सामान पैक करते देखा। विक्टर, सुप, गर्ल्स। विक्टर ने हल्के से हाथ उठाकर अभिवादन किया जो उसके ग्रैंड स्टेटस के अनुरूप नहीं था। यद्यपि उनके पास अनेक उपाधियां और उच्च पद था, फिर भी उन्होंने अपने करीबी लोगों के प्रति अपने व्यवहार को प्रभावित नहीं होने दिया। मैं मिलने आया था। अध्याय 900, बड़ा दिन 3। तो ये कदम कैसा चल रहा है? विक्टर ने पूछा। ठीक है। यदि आप हमारे दो मुख्य नेताओं को नहीं ले जाते और उन्हें कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित नहीं रखते। डोरोथी एड्रास्टेला ने चतुराई से टिप्पणी की। विक्टर डोरोथी के चतुराईपूर्ण जवाब पर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। खैर, हमें जश्न तो मनाना ही था, है न? मैं जानती हूं कि आपके जश्न मनाने का क्या मतलब है। डोरोथी ने स्वाभाविक रूप से टिप्पणी की। क्रूर सेग्स। अलेक्सा एड्रास्टेला ने एक स्वर में जोड़ा। वाल्किरी और विक्टर जब उन दोनों की बातें सुनने लगे तो वे अवाक रह गए। उन पर ध्यान मत दो, विक्टर। वे बस ईर्ष्यालु हैं। अनीथा ने मां के समान स्वर में टिप्पणी की। ओए, हम नहीं हैं। अलेक्सा और डोरोथी को बुरा लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विक? अनीथा ने पूछा। विक्टर ने भूरे बालों और काली आंखों वाली मोटी महिला को सूक्ष्म नजर से देखा। उसे जवाब देने के बजाय उसने कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। हे, ऐसा लगता है कि तुम बहुत विकसित हो गई हो, अनरीथा। अनीथा की आंखें फड़क उठी। तुमने गौर किया? बेशक, तुमने गौर किया। यह मानना मूर्खता थी कि तुमने नहीं गौर किया होगा। बेशक मैंने किया, मैं शक्ति का देवता हूं, तुम्हें पता है। विक्टर मुस्कुराया। लेकिन इस दिव्यता के बिना भी, मैं देख सकता हूं कि तुम और अन्य वाल्किरी भी विकसित हो गए हैं। ऐसा लगता है कि पिछला युद्ध जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। बेशक हमने ऐसा किया। हमने अपने नियति शत्रु से छुटकारा पा लिया। खैर, आंशिक रूप से, जूलियट ने बड़बड़ाते हुए कहा। वहां उपस्थित 6 वाल्किरीज के चेहरे पर तब बदसूरत भाव आ गए जब उन्होंने एलेनोर के उस रवैये के बारे में सोचा जिसमें वह मूल निवासियों को काम के उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही थी और उन्हें मार नहीं रही थी। एलियोना के लिए भी यह एक कठिन निर्णय था। उसे बहुत अधिक आंकना मत, विक्टर ने विनम्रता से कहा। बदला लेने वाले देवता के रूप में, वह सभी की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता था, लेकिन इस देवत्व के बिना भी, वह यहाँ सभी के साथ सहानुभूति रख सकता था। आखिरकार, वह अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन, चूंकि ईश्वर के पास अनेक विरोधाभासी अवधारणाएं थीं, इसलिए इससे उन्हें चीजों को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिला।
उसके भीतर विद्यमान आरंभ के देवता, जो जीवन के पक्ष को भी समाहित किए हुए थे, उसके भीतर विद्यमान सैन्य सम्मान और प्रकृति के देवता, ने उससे कहा कि उसे इस स्थिति को अधिक तटस्थ नजरिए से देखना चाहिए। जबकि अन्य देवता, जैसे बदला और हत्या, खून के लिए चिल्ला रहे थे। अंततः ये विरोधाभास उनके निर्णय को तटस्थ बना देता है, और इसी कारण से उन्होंने निर्णय लेने में शामिल लोगों को ही शामिल कर लिया, क्योंकि इससे दोनों पक्षों के सामने वास्तविकता प्रस्तुत हो जाती है। सच कहें तो वह अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके देवता उसके लिए निर्णय न ले सकें, लेकिन यह अपेक्षा से अधिक कठिन साबित हो रहा था। प्रकृति, जीवन, घर, डेमिली और नव निर्मित सृष्टि के देवता के रूप में वह जीवन को संरक्षित करना चाहते थे, लेकिन हत्या, प्रतिशोध, नकारात्मकता और रक्त के देवता के रूप में उनका झुकाव मृत्यु की ओर भी अधिक था। युद्ध, शक्ति, यंडेरे और सौंदर्य के देवता इस संपूर्ण विरोधाभास के प्रति अधिक तटस्थ थे। मैं वास्तव में अराजकता का देवता हूं। विक्टर ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। वह सचमुच एक चलता फिरता विरोधाभास बन गया था। मैं जानती हूं, मैं समझती हूं कि यह उसके लिए मुश्किल था। मैं वास्तव में समझती हूं, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन है। जूलियट ने अपने चेहरे पर असहजता के भाव के साथ कहा। अपने जीवन भर जिन दुश्मनों से वे लड़ते रहे, उन्हें इस तरह बिना सजा दिए जाने देना मुश्किल था। इस जीत के लिए उन्होंने कितना बलिदान दिया। एड्रेस्टेला कबीले के कितने सदस्य इन राक्षसों के हाथों मारे गए। एड्रेस्टेला कबीले का पूरा मुख्य वंश व्यवहारिक रूप से समाप्त हो गया था, जिसमें रोज और एलोनोर मुख्य वंश के अंतिम सदस्य थे। और यह सब उन राक्षसों के कारण था। जूलियट के विचार स्पष्ट रूप से अन्य वाल्किरीज के साथ भी साझा किए गए थे, न कि केवल वाल्किरीज के साथ। व्यवहारिक रूप से एड्रेस्टेला कबीले से संबंधित हर किसी को यह निर्णय बहुत पसंद नहीं आया। खुद एलेनोर और रोज को भी ये बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन नेता होने के नाते उन्होंने स्थिति को प्रतिशोधी नजर से देखने के बजाय लाभ के तरीके देखने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने सभी मूल निवासियों को गुलाम बना लिया। यह एक भयानक भाग्य था, लेकिन मृत्यु से कहीं बेहतर था। आखिरकार मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया था, और दास के रूप में भी उन्हें सुदूर भविष्य में स्वयं को मुक्त करने का मौका मिल सकता था। यद्यपि यह एक बहुत ही असंभावित संभावना थी। आखिरकार मनुष्यों के विपरीत, जो अपने साथ हुई बातों को आसानी से भूल जाते हैं, दीर्घायु जातियां इतनी मूर्ख नहीं थी। वे दुर्भावनाओं के प्रति काफी द्वेषपूर्ण थी। विक्टर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दूसरों को गुलामी एक बुरी चीज लग सकती है, लेकिन वह कौन था? वह अत्याचार का दानव राजा था। उसने अपने शासन के तहत सभी राक्षसों को गुलाम बना लिया, और उसने ग्रीक और मिस्र के पैंथियन के साथ भी ऐसा ही किया। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, और ये तथ्य कभी नहीं बदलेगा, चाहे वे किसी भी युग या दुनिया में हो। एक और कारण जिसके कारण वह बहुत चिंतित नहीं था, वह था उसकी पत्नी एलेनोर एड्रास्टेला। वह एक सम्माननीय योद्धा थी जो निष्पक्ष थी, भले ही यह स्थिति उसके मुंह में बुरा स्वाद छोड़ गई हो। विक्टर का मार्शल ऑनर रोज, एलेनोर, स्कैथर और जीन जैसे प्राणियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। वे योद्धा थे, राक्षस नहीं, और वे निर्दोष और शक्तिहीन लोगों पर अपनी तलवारें नहीं उठाते। लेकिन यह अलग बात होगी अगर उन्हीं निर्दोष लोगों ने हथियार उठाए और उन पर हमला करने का फैसला किया। एलियोना और रोज के निर्णय के बावजूद, अधीनस्थों के रूप में आपको अपने नेता पर भरोसा करना चाहिए। क्या उसने कभी आपको निराश किया है? विक्टर का प्रश्न अनुत्तरित रह गया जब सभी चुप हो गए। मेरी पत्नियों पर थोड़ा और भरोसा करो। वे कोई भी काम आधे मन से नहीं करती। वे कभी भी ऐसा नहीं करती, विक्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। एलोनोर और रोज के बारे में इस तरह बात होते देख वाल्किरीज में ईर्ष्या की भावना थोड़ी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित न करने का निर्णय लिया और विक्टर के साथ सहमति में अपना सिर हिलाया। उस कहानी को कुछ देर के लिए किनारे रखते हुए विक्टर ने माहौल को हल्का करने के लिए विषय बदल दिया। उद्धरण चिन्ह ... आप लोग मेरे नए सदस्य को नहीं जानते होंगे, है ना? विक्टर ने मैटिस की ओर इशारा किया। लंबी और प्रभावशाली ड्रैगनेस को तटस्थ दृष्टि से उन्हें देखते हुए देखकर लड़कियों को थोड़ा असहज महसूस हुआ। आप मैटिस को जानते हैं, जो एक ड्रैगन देवी है और मेरी बेटी है। वह सलाह, रणनीति, चालाकी और बुद्धि की देवी है। चालाकी और बुद्धि उसकी सबसे बड़ी दिव्यताएं हैं। विक्टर के परिचय ने न केवल वाल्किरीज को बल्कि खुद मैटिस को भी आश्चर्यचकित कर दिया।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे अपनी बेटी के रूप में पेश करेगा। इस तथ्य ने उसे शर्म और खुशी की मिश्रित भावनाओं से भर दिया। आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई, मेटिस, अनीथा बोली। मेटिस ने सिर हिलाया। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। किसी कारणवश माहौल थोड़ा तनावपूर्ण महसूस करते हुए विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप लोग उसे जानते हैं। हाँ, हम उसे जानते हैं। लेडी एलेनोर और रोज ने हमें उसके बारे में बताया है। जूडी ने कहा। मैं समझ गया। अब मुझे समझ में आया। क्या उन्होंने पहले इस बारे में बात की थी कि वह कौन थी? हाँ, मेटिस, प्राचीन टाइटन देवी और जियुस की पत्नी। डोरोथी बोली। पूर्व पत्नी, मेटिस ने अपनी नई और पुरानी दोनों तरफ से असंतुष्ट गुर्राहट के साथ कहा। केवल उन्हीं मौकों पर दोनों पक्ष एक साथ आए। ठीक है। पूर्व पत्नी, डोरोथी ने एक तंग मुस्कान के साथ कहा। यद्यपि मेटिस लड़ाकू नहीं थी, फिर भी वह एक सच्ची ड्रैगन थी, और एक ड्रैगन से दबाव महसूस करना उनके लिए स्वस्थ नहीं था। स्थिति को और भी अजीब न बनाने के लिए विक्टर ने विषय बदलने का फैसला किया। मैं आज यहाँ एक कारण से आया हूँ। वह है तुम्हें उपहार देने के लिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उपहार। यह बात ध्यान देने लायक थी कि इन शब्दों ने पिछली बात को लेकर सभी की भावनाओं को भुला दिया। आखिर कौन सी औरत उपहार पसंद नहीं करती? डॉट 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 विक्टर ने जिम के कपड़े पहने हुए, फटे हुए पेट वाली 6 महिलाओं को देखा, जो उन हथियारों को घुमा रही थी जो उसने उन्हें उपहार के रूप में दिए थे। वाकई देखने लायक नजारा था। उसने नजारे की सराहना की, लेकिन बिना किसी अतिरिक्त भावना के। अपने हुनर में सक्षम महिला योद्धाओं को देखना हमेशा संतुष्टिदायक होता था। लंबे नीले बाल और भूरी आंखों वाली वाल्किरी जूडी ने विक्टर से प्राप्त 2 काले डीगल्स को घुमाया और लक्ष्य की ओर फायर किया। बूम बूम। राक्षस सामग्री से बना प्रशिक्षण पुतला उसके पीछे की दीवार के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 पवित्र, ये शक्ति। उसने अविश्वास में टिप्पणी की। प्रवेश करते समय सावधान रहें, विक्टर ने टिप्पणी की, जबकि उसके हाथ की एक लहर से पूरे स्थान की फिर से मरम्मत हो गई। नीरो ने अपनी भौं उठाई जब उसने देखा कि वह शक्ति उसके हथियार के समान थी। पिताजी, क्या आपने उसे मेरे जैसे ही हथियार दिए थे? नीरो ने पूछा। हाँ, ये समान है, लेकिन साथ ही अलग भी है। आखिरकार, यह एक व्यक्तिगत हथियार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आपने उनमें से प्रत्येक को एक व्यक्तिगत हथियार दिया था? नीरो ने अपने प्रश्न में अधिक स्पष्टता दिखाई। बेशक, आखिरकार वे मेरे पुराने साथी हैं, भले ही यह सिर्फ कुछ लड़ाइयों के लिए ही क्यों न हो। ये बताने की जरूरत नहीं कि वे एलेनोर और रोज की मुख्य ताकत भी हैं, इसलिए उन्हें मजबूत बने रहने की जरूरत है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विक्टर को वाल्किरीज पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसके लिए ऐसा व्यवहार सामान्य था। सुनहरे बालों वाली, सुनहरी आंखों वाली वाल्किरी डोरोथी ने अपनी दोनों तलवारें पकड़ ली, और अविश्वसनीय गति के साथ उसने हवा पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी तलवार इतनी तेज थी कि अगर वह उसमें पर्याप्त शक्ति डाल दे तो वह तलवार से शक्ति के वार कर सकती थी। यह अविश्वसनीय है, डोरोथी ने विस्मय में कहा। दोनों तलवारें आसानी से उन सभी तलवारों से बेहतर थी जो उसके पास पहले कभी थी। ये हथियार उच्चतम स्तर की कलाकृतियां हैं, उसने अविश्वास में कहा जब उसने काले रंग और बैंगनी विवरण वाली तलवारों को देखा, जिस पर वे सभी सहमत थे। बेशक वे हैं। आखिरकार, वे हेफेस्ट्स और मैंने अपनी अग्नि का उपयोग करके बनाए थे। जब लड़कियों ने ये सुना तो उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि ये कलाकृतियां उनकी सोच से कहीं अधिक मूल्यवान थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या हमारे लिए इसे स्वीकार करना ठीक है? अनीथा ने पूछा, इतनी महंगी कलाकृति को स्वीकार करने में असहजता महसूस करते हुए। कोई बात नहीं, मैंने इन्हें खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। विक्टर ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे आसपास की लड़कियां मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। यहां तक कि मेटिस, ऑफिस और नीरो भी अपवाद नहीं थे। लड़कियों की हालत देखकर विक्टर की मुस्कान व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गई और उसने इस तरह पूछा कि वे अपनी स्तब्धता से जाग उठी। तो, क्या तुम्हें वे पसंद है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ, डोरोथी ने उत्तर दिया। मुझे ये बहुत पसंद है। जूलियट बोली। अब तक का सबसे अच्छा उपहार। जूडी बोली। हम उनसे प्यार करते हैं।
वे सब एक स्वर में बोले मानो वे अपना आभार व्यक्त करना चाहते हो। अच्छा, हथियारों का परीक्षण करो और फिर मुझे बताओ कि क्या तुम कुछ बदलना चाहते हो, विक्टर ने कहा। अलेक्सा ने अपने भाले को देखा, जिसमें अन्य वाल्किरीज के हथियारों के समान ही विवरण थे, और फिर विक्टर को सूक्ष्म आंखों से देखा। उसके जैसे योद्धा के लिए इस तरह के उपहार को विवाह प्रस्ताव माना जा सकता था, लेकिन वह जानती थी कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी, और विक्टर ने उन्हें केवल उन्हें मजबूत बनाने के लिए ये उपहार दिए थे। और यही बात उसके और बाकी सभी के दिल को छू गई। वह दयालुता, साथ ही हर चीज की रक्षा करने में सक्षम ताकत। वह अनीथा के पास पहुंची जो अपनी ढाल, तलवार और नई छड़ी का परीक्षण कर रही थी। अनीथा, DISCOVALBNCO पर न्यू कहानियां पढ़ें। क्या? महिला ने अलेक्सा की ओर देखा। क्या सोलोमन योजना अभी भी कायम है? अनीथा ने कुछ ऐसा कहने के लिए अपना मुंह खोला जो मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन जब उसने अलेक्सा की असामान्य रूप से गंभीर नजर देखी, तो उसने आह भरी और फिर धीरे से विक्टर की ओर देखा, जो उन्हें प्रशिक्षण करते हुए देख रहा था, मानो वह उनमें कुछ सुधार की तलाश कर रहा हो। माथा, तुम हाल्बर्ट का इस्तेमाल थोड़ा गलत कर रही हो। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ए है। भूरे बालों वाली वाल्किरी ने विक्टर को अविश्वास से देखा। वह उसे नीचा दिखाने या कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन वह हल्बर्ड्स की मास्टर थी। जैसे ही वह विक्टर के अनुरोध को अस्वीकार करने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि कौन बोल रहा था। वह मनुष्य सहस्राब्दी का सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो एक साधारण मानव से देवता बन गया। उसकी कोई भी सलाह काम आ सकती थी, इसलिए वह उसके पास गई और उसे हलबर्ट थमा दिया। लड़कियों ने अपने नए हथियारों के साथ अभ्यास करना बंद कर दिया और उत्सुकता से विक्टर की ओर देखने लगी। आपका फॉर्म गलत नहीं है, मेरे पहले के शब्द चयन के लिए मुझे माफ करें। माथा को जब एहसास हुआ कि उसने ऐसा क्यों कहा तो वह शर्म से लाल हो गई। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस हैरान थी, उसने जल्दी से जवाब दिया, किसी भी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हुए। विक्टर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये संकेत देते हुए कि कोई समस्या नहीं थी, और अपने पाठ पर वापस लौट आया। आप जो गलती कर रहे हैं वह यह है कि आप इस हथियार में बहुत अधिक बल लगा रहे हैं। कुछ ऐसा जो आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा हथियार है जो उपयोगकर्ता के साथ बढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए बनाया है, इसलिए इसे अपने विस्तार के रूप में देखें। विक्टर ने हेल्बर्ट लिया और आसमान की ओर देखते हुए अपनी स्थिति बना ली। तो, जब तुम अपना हाथ हिला रहे हो, तो इसे स्वाभाविक रूप से करने की कोशिश करो, इस तरह। विक्टर ने लापरवाही से अपना हाथ बादलों की ओर घुमाया, और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, जब तक कि एक सीधी रेखा में सभी बादल आधे में कट नहीं गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अरे, माथा ने जब ऐसी बेतुकी बातें देखी तो वह सांस लेना भूल गई। उसे लगा जैसे वह रोज को मार्शल आर्ट्स का प्रयोग करते हुए देख रही हो। ब्लेड भी बहुत तेज है, इसलिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है, उन्होंने माथा को हेलबर्ट देते हुए कहा। तुम कोशिश करो। माथा ने घबराकर हेलबर्ट ले लिया और विक्टर की सलाह को लागू करने की कोशिश की। आराम करो, तुम बहुत तनाव में हो। विक्टर के शरीर से एक शांतिदायक आभा फैल गई, प्रकृति और घर की आभा। यद्यपि वह बाहर थी, फिर भी माथा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह घर पर ही अपने बिस्तर पर आराम कर रही हो। यह बहुत आरामदायक था। पूरी तरह से स्वचालित रूप से उसने हेल्बर्ट को उठाया, और एक स्वाभाविक भाव के साथ, जैसे कि उसने खुद को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए टेलीविजन के रिमोट को पकड़ने के लिए आलस्य से अपना हाथ उठाया था, उसने हेल्बर्ट को घुमाया। विक्टर की तरह ही एक क्षण तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर माथा के आकस्मिक हमले ने उसके सामने सब कुछ एक सीधी रेखा में विभाजित कर दिया। पवित्र वाल्किरीज इस तरह के प्रदर्शन पर अविश्वसनीय थे। विक्टर के लिए ऐसा करना एक बात थी, आखिरकार वह असामान्य और हास्यास्पद रूप से मजबूत था। लेकिन माथा के लिए ऐसा करना दूसरी बात थी। इसलिए परिणामों का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा, बस अगली बार कुछ ज्यादा मजबूत चीज पर निशाना लगाने की कोशिश करना। विक्टर धीरे से हंसा। माथा शर्म से थोड़ी लाल हो गई, लेकिन उसकी खुशी और उत्साह की भावनाएं छिप नहीं सकी। अनीथा, जो ये सब देख रही थी, ने अलेक्सा की ओर देखा। हाँ, शायद हमें इस योजना को अमल में लाना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमें रोज और एलेनोर की मदद चाहिए। मैंने सुना है कि स्नो, फुलगर और स्कारलेट कबीले एक संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। हमें भी अपने नेता का समर्थन करना चाहिए, अलेक्सा ने गंभीरता से कहा। हाँ, सब कुछ हमारे नेता के लिए है। हम निश्चित रूप से ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह एक ऐसा आदमी है जो मुझे उत्तेजित करता है। अनरीथा ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। अलेक्सा ने एइथा से जो बकवास सुनी, उससे वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी। हालांकि यह बकवास ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नकार भी सकती थी।